1966 में चाइना से आए हुए इमिग्रेंट पेरेंट्स को जो संतान पैदा हुई उसका नाम था डोनाल्ड लू। ये बंदा अमेरिका में रहा, वहीं पला बड़ा, वहीं से एजुकेशन प्राप्त करी। 1990 में इस बंदे ने अमेरिका की फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन किया और तब से इसने अपना डिप्लोमेटिक करियर चालू किया। दोस्तों, अक्सर जब लोग डिप्लोमेट्स बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर IFS ऑफिसर बनते हैं, तो अक्सर जो जूनियर लेवल पे पहली पोस्ट होती है उसको कहते हैं पॉलिटिकल ऑफिसर। दोस्तों, अगर मैं भारत का एग्जांपल दूं तो भारत के जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के पॉलिटिकल ऑफिसर होते हैं उनका जनरली काम ये होता है कि वो जिस भी कंट्री में पोस्टेड होते हैं उन्हें उस कंट्री के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनानी होती है। वहाँ के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को समझ के कि उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या होगा, उसकी एक रिपोर्ट बनानी होती है जिसको वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक इवेंचुअली पहुँचाई जाती है। ये इसलिए करवाया जाता है काम एक जूनियर लेवल पे एक डिप्लोमेट को, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो, कि जिसकी वजह से एक ऑफिसर फ्यूचर में ट्रेन होता है कि वो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन की स्किल को डेवलप करेगा। पर ये हर कंट्री इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती जो मैंने आपको इंडिया का बताया। अमेरिका का केस अलग है दोस्तों। अमेरिका में भी जो जूनियर डिप्लोमेट्स होते हैं उनको डिप्लोमेटिक करियर की शुरुआत में पॉलिटिकल ऑफिसर बनाया जाता है। ये जो बंदा डोनाल्ड लू, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, ये बंदे ने जब अपना डिप्लोमेटिक करियर 1990 में चालू किया, इसको सबसे पहले 1992 में पहली पोस्टिंग मिली और ये पहले पोस्टिंग में पॉलिटिकल ऑफिसर बन के पाकिस्तान भेजा गया। जब किसी अमेरिका का डिप्लोमेट एक पॉलिटिकल ऑफिसर की पोस्ट को अक्वायर करके डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे उस कंट्री में जाता है, वो वहाँ के सिर्फ पॉलिटिकल डायनेमिक्स को समझने के लिए, पॉलिटिकल डायनेमिक्स को समझ के एक ड्राई सी रिपोर्ट नहीं बनाता। उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क ये दिया जाता है कि आप पॉलिटिकल लाइसनिंग कीजिए। पॉलिटिकल लाइसनिंग का मतलब ये हुआ कि आप जाके उस देश के पॉलिटिशियन से मिलिए, आप उनके साथ उठना बैठना कीजिए, क्योंकि आप अमेरिका के डिप्लोमेट हैं, आप अमेरिका की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और अमेरिका एक पावरफुल नेशन है दोस्तों पूरे वर्ल्ड का। तो अमेरिका हमेशा ये इनकरेज करता है अपने डिप्लोमेट्स को कि आप एक पॉलिटिकल ऑफिसर के नाते उस कंट्री के पॉलिटिकल सर्कल्स में घुसिए और पॉलिटिकल नेक्सस बनाइए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको उस देश में अमेरिका का एजेंडा चलाना है। वो अपने ऑफिसर्स को इस तरीके से ट्रेन करता है। ठीक है, उनका इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट है, एक दिन भारत का भी होगा, हम भी करेंगे, तब तक हम नहीं करते। डोनाल्ड लू जब पाकिस्तान में गया दोस्तों, 1992 से 1994 तक ये बंदे ने 2 साल पॉलिटिकल ऑफिसर पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में बड़े अग्रेसिव कॉन्टैक्ट्स बनाए। इसने वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझा और इसने एक चीज़ ये भी समझी कि भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एक फसाड है। वहाँ पे सारा गेम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का है वो ISI संभालती है पाकिस्तान की, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी की और ISI की। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में अगर आप रहोगे तो आपका नाता एक पॉलिटिकल ऑफिसर होने के नाते आपका आर्मी और ISI से भी बनेगा, जो डोनाल्ड लू का बना। दूसरी सरप्राइजिंग बात सुनिए दोस्तों कि 1997 में यही बंदा डोनाल्ड लू एक पॉलिटिकल ऑफिसर बनाकर भारत भेजा गया। पर मैटर यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब ये बंदा पॉलिटिकल ऑफिसर बना के भारत भेजा गया, इसको भारत में एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया और इसकी जो डेजिग्नेशन थी ऑफिशियल वो थी पॉलिटिकल ऑफिसर इंडिया ब्रैकेट कश्मीर। खेल को समझिए, इस बंदे को भारत में एक स्पेसिफिक कार्य के लिए भेजा गया कि आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को एनालाइज कीजिए और पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना कीजिए कश्मीर में। ये बंदा आया, अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव था, इसका एक पाकिस्तानी पास्ट था। इस बंदे ने आके कश्मीर में जाकर कश्मीर के नेताओं से, पॉलिटिशियन से उठना बैठना चालू किया। इसने भारत की सरकार को ओपिनियंस भी दिए, अमेरिका की सरकार को रिपोर्टें भी बना के दी कि कश्मीर में हालात क्या हैं। मैं हमेशा से एक पॉइंट अपने कई वीडियोस में भी और अपनी हर एक लिखित किताब में मैंने ये पॉइंट एम्फसाइज किया है, एंड आई स्टैंड बाय माय पॉइंट। अमेरिका एक ऐसा देश है नंबर 1 जो ट्रस्टवर्दी देश नहीं है। एंड नंबर 2, जिस पॉइंट को मैं बहुत गहराई से मानता हूँ वो ये भी है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो भारत को तोड़ने में कभी पीछे नहीं हटेगा।
और अमेरिका के इतिहास को और भारत अमेरिका के रिलेशंस को भी अगर हम कभी पढ़ें तो उसमें भी ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि जब जब अमेरिका का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ है, जब जब अमेरिका का एजेंडा भारत की सरकारों ने रिजेक्ट किया है, अमेरिका ने भारत को तोड़ने की कोशिश की है। और डोनाल्ड लू जैसे अधिकारियों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है अमेरिका के इस पूरे एजेंडा में। खैर दोस्तों, मैटर यहीं ख़त्म नहीं होता। डोनाल्ड लू के बारे में थोड़ी जानकारी आपको और जाननी ज़रूरी है। 2001 के बाद ये बंदे ने अपना बहुत समय का करियर सेंट्रल एशिया के रीजन में बिताया। 2001 से लेके 2009 तक ये बंदा सेंट्रल एशिया में था और इस बंदे ने इस पीरियड में एक ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से इसको एक निकनेम भी मिला। मैं उस निकनेम पे आऊँगा, पर पहले मैं आपको बताऊँगा इस आदमी ने उस समय सेंट्रल एशिया में काम क्या किया। दोस्तों, 2006 में अस्कर अकेव नाम का एक रूलर था जो किर्गिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट था। अस्कर अकेव एक ऐसा आदमी था जिसके रिश्ते रशिया से, रशिया में व्लादिमीर पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव के साथ बड़े मजबूत थे। रशिया सेंट्रल एशिया को हमेशा से कंट्रोल में रखा है, क्योंकि सेंट्रल एशिया रशिया का, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड भी है। अस्कर अकेव किर्गिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट, जिसकी दोस्ती व्लादिमीर पुतिन से बहुत गहरी थी। किर्गिस्तान एक ऐसी रिसोर्स रिच कंट्री हुई उस समय जिसने अमेरिका के एजेंडा को रिफ्यूज़ किया, और यहाँ पर काम आया डोनाल्ड लू जैसा अधिकारी जिसने 2006 में अस्कर अकेव के रेजिम को गिराने की कोशिश की। और किर्गिस्तान में 2006 में जो हुआ, जिसको आज की डेट में हम कहते हैं ट्यूलिप रेवोल्यूशन, ये ट्यूलिप रेवोल्यूशन के पीछे डोनाल्ड लू का जो एक इम्प्रिंट आया, इसकी वजह से अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में, अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों की अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में डोनाल्ड लू ने एक ऐसी इमेज बनाई कि उसको वो निकनेम मिला जिसके बारे में अभी चर्चा मैंने आपको की थी, और वो निकनेम था कि डोनाल्ड लू एक रेजिम चेंजर है। 2006 में ट्यूलिप रेवोल्यूशन हुआ, अस्कर अकेव की पावर को बहुत गजब तरीके से हिलाने की कोशिश की गई। रशिया इवेंचुअली बाद में वापस आया। आप व्लादिमीर पुतिन से नहीं लड़ सकते। पुतिन केजीबी का एक फॉर्मर स्पाई है। आप एक स्पाई के साथ एक स्पाई वॉर करेंगे तो जो सुपीरियर स्पाई है वो तोड़ के रखेगा आपको, और पुतिन ने वो कर दिखाया। हमें किर्गिस्तान में ट्यूलिप रेवोल्यूशन में नहीं जाना, लेकिन हमें डोनाल्ड लू के इस टैग को ध्यान रखना है कि उसको एक रेजिम चेंजर बोला गया। 2010 में डोनाल्ड लू को अमेरिका की सरकार ने भारत में डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन बना के भेजा, यानी कि एम्बेसडर से एक लेवल कम का पद दिया गया डोनाल्ड लू को भारत में। और 2010 में जब ये बंदा आया तो इसने भारत में भी बहुत समय बिताया। उसके बाद अमेरिका की एम्बेसी में ये रहा। इंडिया में भी इस प्रकार की खलबलियों में इसका बहुत बड़ा हाथ था। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने एक वीडियो TSD के ऊपर, टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न पे भी बनाया था। उस ब्रांच के अधिकारियों से अगर आप चर्चा करें तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड लू के तार दूर दूर तक दिखाई जरूर देते हैं। हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसके। लेकिन 2021 में जैसे जैसे डोनाल्ड लू का कद बढ़ता गया, 2021 में जो बाइडन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड लू को असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया साउथ एशिया का। उन्होंने कहा कि भाई अब आप फॉरेन ऑफिस में बैठिए अमेरिका के और आप साउथ एशिया को देखिए। और साउथ एशिया में दोस्तों दो सबसे बड़े पावर देखने वाले हैं, चाइना और इंडिया। लेकिन चाइना को एक सेपरेट डिवीज़न संभालता है अमेरिका में, तो उसके बाद इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान। 2021 में आते ही दोस्तों डोनाल्ड लू ने अपने सबसे पहला टास्क को कंप्लीट किया
और वो टास्क ये था कि उसने पाकिस्तान को बोला, पाकिस्तान में इमरान खान को बोला कि देखिए आपकी चाइना के साथ ये दोस्ती है मुझे पसंद नहीं है, हम आपके ऐतिहासिक तौर से दोस्त रहे हैं, मित्र रहे हैं, हमने हमेशा से आपका सपोर्ट किया है, लेकिन आपकी ये जो दोस्ती, आपका ये जो प्रेम अमेरिका के खिलाफ और चाइना के प्रतीक बन रहा है, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान के चाइना के विज़िट, चाइना के हेड ऑफ द स्टेट्स और उनके इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स के विज़िट पाकिस्तान में, सुबह से रात तक पाकिस्तान की मिलिट्री के आईएसआई के आधे अधिकारी चाइना, चाइना के वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के अधिकारी यहाँ, ये चीज़ को अमेरिका ने पसंद नहीं किया। ऊपर से डिसीजन आया, डोनाल्ड लू को बोला गया कार्य कीजिए। डोनाल्ड लू ने 2021 में इमरान खान की सरकार को गिरा दिया। अपना टैग रेजिम चेंजर उसने फिर से प्रूव कर दिया। दोस्तों आज अगर आप इंटरनेट पे जाके एक बेसिक सी रिसर्च करते हो ना, इमरान खान एंड यूएस, आप उसमें खुद देख लो कि इमरान खान ने 2021 और 22 में इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं कि उन इंटरव्यूज़ में उसने कई बार ये बात बोली है, और वो बात बड़ी सिंपल है। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि पाकिस्तान में मेरी सरकार को गिराने का अगर कार्य किसी इंसान ने किया है तो वो डोनाल्ड लू है। नाम लेके बोला है कि डोनाल्ड लू ने मेरी सरकार गिराई है। भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट और भारतीय संसद के पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी आजकल अमेरिका के दौरे पे गए थे पिछले हफ्ते। आप किसी भी कंट्री में जाओ कोई इशू नहीं है, आप किसी को भी मिलो कोई इशू नहीं है, आप एक इंडियन सिटीजन हो, आपके पास राइट है। पर एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ जो अमेरिका में हुई वो ये हुई कि जब राहुल गांधी अमेरिका गया, इसकी एक सीक्रेट मीटिंग वाइट हाउस में हुई जिसकी चर्चा अब हिंदुस्तान के न्यूज़पेपरों में होने लगी है। दोस्तों वाइट हाउस में एंट्री किसी अरे गहरे नत्थू गहरे को नहीं मिल सकती। वाइट हाउस के अंदर अगर आपको इनविटेशन मिला है तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको वहाँ पर एक बुलावा आया है। और ये बुलावे का टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 21 तारीख को जून में भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो है अमेरिका के दौरे पे जाना है, और उसी से पहले राहुल गांधी की एक मीटिंग जो व्हाइट हाउस में हुई, और उस पूरी मीटिंग की सीक्रेसी बरती गई। और इस लेवल की सीक्रेसी दोस्तों की मीटिंग के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से एक प्रेस रिलीज तक जारी नहीं हुआ कि भाई राहुल गांधी आए थे। अगर आए थे तो मुलाकात हुई थी तो आप प्रेस रिलीज जारी करके बोल देते आए थे। इसमें इतना शर्माने की, मुस्कुराने की और छुपाने की बात क्या है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक ये बोला जा रहा है कि व्हाइट हाउस में 3 चीजें हुई। पहली चीज ये हुई कि राहुल गांधी की मुलाकात 5 से 10 मिनट लगभग जो बाइडेन से हुई। कुछ समय उन्होंने कमला हैरिस से भी मुलाकात करी, और कुछ समय राहुल गांधी ने डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात करी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि इसके सिवाय यदि और भी किसी लोगों से मुलाकात हुई हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। पर क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि राहुल गांधी अगर वहां पे जाके किसी से मुलाकात करे, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं। हमें सिर्फ एक ही चीज समझनी है, खेल क्या चल रहा है। टाइमिंग देखिए आप। भारत के प्रधानमंत्री के जाने से पहले आप राहुल गांधी के साथ एक सीक्रेट मीट करते हो। अब प्रधानमंत्री जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज देखो, राहुल गांधी के दौरे को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, वो वॉशिंगटन गए, इधर उधर गए, 5-6 जगह गए, वहाँ पर उन्होंने कई प्रकार के लोगों से मुलाकात करी। एक कॉमन पॉइंट उन्होंने हर जगह रेज किया कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। ये कांग्रेस पार्टी का एक नैरेटिव भारत में भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है।
ठीक है, उनके हिसाब से उनको लगता है कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है। पर डोनाल्ड लू ने, जब राहुल गांधी अमेरिका में थे, उसी समय एक स्टेटमेंट जारी करके बोला कि भारत में डेमोक्रेसी बड़ी लाइव है। और स्टेटमेंट ये तक आया कि डेमोक्रेसी भारत में इतनी लाइवली है कि आज की डेट में उसको कोई भी महसूस कर सकता है भारत में घूम के और जाके। दोस्तों, ये ड्यूअल गेम चल के आ रहा है कि राहुल गांधी अमेरिका के सॉइल पे बोल रहा है डेमोक्रेसी खतरे में है, और अमेरिका का वो आदमी जो ग्लोबल लेवल पे रेजिम चेंज कर चुका है, जिसके इम्प्रिंट्स किर्गिस्तान से लेके पाकिस्तान तक प्रूवन है, वो आदमी पहले स्टेटमेंट दे रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी बड़ी लाइव है, और फिर उसके बाद जाके बोल रहा है कि हम एक सीक्रेट मीट कर लेते हैं। दोस्तों, सारा गेम जो है वो है एक अमेरिका के एजेंडा का। आज की डेट में दोस्तों, भारत की सरकार की नीतियों के कारण अमेरिका नाखुश है भारत से। देखिए, थिएटरिक्स कुछ भी हो, और अभी आप देखना जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे जाएगा तो आप देखिएगा कि एक पूरा एक थिएटरिक्स किया जाएगा लोगों के सामने ये प्रकट करके दिखाने के लिए कि देखिए भारत और अमेरिका कितने गहरे रिश्ते एंजॉय करते हैं। डिप्लोमेसी में एक शब्द का प्रयोग होता है, हगप्लोमेसी। हमारे मोदी जी को एक आदत है, आपने देखा होगा कि वो जाके हग करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ठीक है यार, हग करने से एक पर्सनल रैपो बनता है। वो होगा, अभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वो जो बाइडन के साथ ये हग करेंगे, और इस इमेज को बड़ा पॉपुलराइज भी किया जाएगा। पर दोस्तों, सवाल ये है कि क्या जो आपके सामने थिएट्रिक्स पेश किया जाने वाला है अभी इंडिया यूएस रिलेशंस को, क्या जो अभी हमारे भारत की मीडिया अगले जून के आखिरी के लास्ट 8 दिनों में दिखाने जाने वाली है कि भाई भारत यूएस इस प्रकार के दोस्त हैं कि भाई इनसे बेहतर तो पूरे वर्ल्ड का कोई दोस्त नहीं था, क्या रियल में ये चीज़ है? और अगर रियल में ये चीज़ होती तो एक राहुल गांधी के साथ व्हाइट हाउस को सीक्रेट मीट क्यों करनी पड़ती? दोस्तों, रियल रीज़न ये है कि भारत की कई नीतियों के कारण पिछले चंद सालों के अमेरिका आज नाखुश है। इसमें से सबसे पहला पॉइंट जो अमेरिका को अपसेट कर रहा है वो है भारत की यूक्रेन की पॉलिसी। यूक्रेन पे आज की डेट में अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया को कंडेम करे। वो चाहता है कि भारत बोले कि रशिया ने जो हरकत करी वो निहायत ही घटिया हरकत थी, और उसको एक यूक्रेन जैसे देश में घुसना नहीं चाहिए था। भारत ने ये लाइन ऑफ थॉट को नहीं पकड़ा। और हम क्यों पकड़े? आज अगर रशिया यूक्रेन में कुछ कर रहा है दोस्तों, तो उसके लिए अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवोक किया उंगलीबाजी करके कि आओ तुम नाटो का हिस्सा बनो, तुम नाटो का हिस्सा बनो, जबकि रशिया ने कैटेगोरिकली अमेरिका को शीत युद्ध, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये बात बोल रखी है कि मेरे बैकयार्ड में, मेरे इर्द गिर्द आके तुम अपने नाटो का प्रोडक्ट नहीं बेचोगे। दोस्तों, आप अगर जानबूझ के यूक्रेन को प्रोवोक करोगे ये कह के कि नहीं यार तुम जो है नाटो का मेंबर बनो, तो रशिया रिटेलिएट करेगा। और भारत ये चीज़ समझ रहा है कि यूक्रेन को अटैक करने के लिए रशिया कोई ऐसा नहीं है कि पुतिन कल सुबह सो के उठा और स्नान करने के बाद मुंह पे लाइफ बॉय लगाया और अगले दिन बोला चलो भाई अपन लोग चलते हैं, सीधा जाके जो है यूक्रेन पे हमला बोलते हैं। वो केजीबी का स्पाई है यार, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसको हल्का आदमी मत समझो। जो बाइडन वो आदमी जो चलते फिरते टट्टी पे पाँव रख देता है, जिसको ये नहीं पता कि नीचे बिल्ली थी जिस पे पैर रख दिया और कहाँ पर वो बैठ जाता है और क्या वो बोलता है, आज की डेट में वो केजीबी के एक फॉर्मर स्पाई को नहीं समझ सकता। तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन की ये नीति आज की डेट में
अमेरिका को बहुत परेशान कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी वजह से अमेरिका आज की डेट में भारत से बड़ा अपसेट है दोस्तों, वो है ईरान। ईरान और भारत के संबंध हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। हमने ईरानियंस का हमेशा से सपोर्ट किया है, ईरानियंस ने हमारे साथ भी हमेशा अच्छा किया, कभी बुरा नहीं किया। ऊंच नीच रिश्तों में होती रहती है, ईरान के साथ भी हुई है, मैं इतिहास में नहीं जा रहा। ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में ईरान में रह के हम अफ़गानिस्तान के थ्रू और ईरान में रह के पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान में अगर हम अपना छाबार पोर्ट पे अपना प्रेजेंस बना ले तो वहाँ से हम सेंट्रल एशिया में और यूरेशिया के रीजन में एक्सेस पा सकते हैं। और अगर हम सेंट्रल एशिया पहुँच गए तो वहाँ पर सेंट्रल एशिया में और यूरेशिया में रशिया हमारे को सपोर्ट करेगा। तो वो एक पूरा एक वर्ल्ड का इतना बड़ा रीजन जो है वो हमारे लिए खुल जाता है, जो हमारे को अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए चाहिए। जितना भारत ईरान से प्रॉक्सिमिटी बनाता है उतना एसिडिटी का प्रॉब्लम अमेरिका को होता है। इनो के सैशे दबाने के बावजूद उसको राहत नहीं मिलती, चाहे 6 सेकंड में इनो काम करे। ये दूसरा इरिटेंट है। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इरिटेंट है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के। भारत की सरकार ने अभी 3 से 4 साल पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका की कंपनियां हैं, जॉनसन एंड जॉनसन से लेके बाकी अदर कंपनियां जो हैं, ये मेडिकल स्टेंट्स बनाती हैं, मेडिकल इम्प्लांट्स बनाती हैं और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत हाई ड्यूटी लगा के बेचती हैं। भारत ने उनके प्राइसेस को कैप कर दिया, जिसकी वजह से कई अमेरिकन कंपनीज के मुनाफों पे बहुत अफेक्ट हुआ, क्योंकि दोस्तों भारत में इन इम्प्लांट्स की ज़रूरत बहुत होती है। हमारे यहाँ है हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी के स्टेंट पड़ रहा होता है। आज की डेट में स्टेंट के प्राइस इतने ज़्यादा होते थे कि जब किसी का एंजियोप्लास्टी होता था तो कई लाखों का खर्चा हो जाता था। अब वो खर्चा घट गया। जो राहत भारत के नागरिकों को मिली है इस कारण से, वो अमेरिका को चुभ रही है। और अमेरिका ये बात हमको कई बार जता चुका है। डोनाल्ड ट्रंप से लेके बाइडन तक ये बात कई लोग कई बार बोल चुके हैं कि भैया ये स्टेंट प्राइसिंग और जो ये इम्प्लांट प्राइसिंग के ऊपर कैप्स लगाएं, इसको हटा लो, हमारी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अरे तुम्हारी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, अरे हमारे लोगों के ऊपर अब जो खर्चे का बर्डन पड़ रहा है तुम्हें वो नहीं दिख रहा। और अगर हम अपने देश में कोई अपनी नीति बना रहे हैं तो भैया इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन इनको ये दिक्कत हुई। इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ देखिए दोस्तों ये भी है कि अमेरिका को आज की डेट में एक कंप्लेंट इंडिया से ये है कि आपने बहुत हाई ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं। हम कहते हैं कि हमने ट्रेड बैरियर्स उस प्रोपोर्शन पे लगा रखे हैं जिस प्रोपोर्शन पे ट्रेड बैरियर्स आपने हमारी कंपनियों को अपने वहाँ पर लगा रखे हैं। अमेरिका हमको कहता है तुम ट्रेड बैरियर कम करो। हमने कहा आप पहले कम कर लीजिए, हम उसी हिसाब से कम कर लेंगे। लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। अब इसके साथ साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, डेटा लोकलाइजेशन का। भारत में हम लोग काफ़ी समय से बोल रहे हैं कि डेटा को लोकलाइज करना है। और इस लोकलाइजेशन का फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई कंपनी चाहे अमेरिका की हो या कहीं की भी हो विश्व की, अगर वो भारत में ऑपरेट कर रही है और हमारे नागरिकों का डेटा ले रही है। आप आज की डेट में अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप घर पे बैठ के बड़े खुश हो जाते हैं कि कन्वीनियंटली वो प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। लेकिन दोस्तों भूलिएगा नहीं कि इसी चीज़ का डेटा का प्रोफाइलिंग करके ये डेटा खरीद के इसको एक स्टोर किया जा रहा है अमेरिकन डेटाबेस में, जिसकी बेसिस पे आपका एक प्रोफाइल बनाया जा रहा है कि आप कितना पैसा खर्च रहे हैं, किस पे खर्च रहे हैं, क्यों खर्च रहे हैं। ये सारी चीज़ों का जो डेटा है हम कहते हैं कि भारत में ही रखो, क्योंकि ये भारत के नागरिकों का डेटा है जो अमेरिका होने नहीं दे रही। तो दोस्तों इन सारे इरिटेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम एक चीज़ को ध्यान दें, अमेरिका भारत से नाखुश है। वो आज की डेट में एक ऐसा रिजीम चाहती है जो कि इन पॉलिसीज़ को ओवरटर्न करे और अमेरिका का एजेंडा चलाए। तो अब आप इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि जब भारत का प्रधानमंत्री अगले हफ्ते अमेरिका जाएगा और वहाँ जाकर जब ये एक थिएट्रिकल मीटिंग होगी पूरी,
तो ऊपर ऊपर से पिक्चर बड़ी बड़ी दिखाई जाएगी कि भारत और अमेरिका के बीच में सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसी मीटिंग के नीचे जो ये खेल चल रहा है ना दोस्तों, और ये जो इरिटेंट्स चल रहे हैं और ये जो सीक्रेट मीटिंगें हो रही हैं, आप इसको एक लार्जर नैरेटिव में प्लेस करने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा, और अब शायद कुछ अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि अमेरिका का एजेंडा भारत में फिर रुक रहा है, अमेरिका किस हद पे जाएगा ये हमें समय ही बताएगा। धन्यवाद।